टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ प्रतिभाओं को निखारने का एक आयाम है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ केवल सपने नहीं दिखाता, अपितु उनको साकार करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। इसके लिए हमारे विद्यालय से जुड़ा हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ आज स्टेट मेरिट का पर्याय बन गई है। स्टेट मेरिट का यह सुनहरा स्वप्न हमने 31 बार साकार किया है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी हर रुचि पर ध्यान दिया जाता है। हमारे संस्थान में अथक मेहनत, बेहतर सुविधाएं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक टीम के साथ होनहारों को तैयार किया जाता है। एडवांस टीचिंग टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, स्टडी पैटर्न, अत्याधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से युक्त गर्ल्स और बॉयज के लिए पृथक पृथक हॉस्टल, इंडोर आउटडोर गेम्स, आधुनिक प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान देती है। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपको जर्नल एंट्री किस प्रकार की जाती है समझाया था, और लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जर्नल एंट्री से संबंधित, वो क्वेश्चन हमने आधुनिक विधि के आधार पर सॉल्व किया था। और जो लास्ट वीडियो में हमने जर्नल प्रविष्टि से संबंधित प्रश्न किया था, वो प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, और लास्ट वीडियो में इस प्रश्न को हमने आधुनिक प्रणाली के आधार पर हल किया था। और आधुनिक प्रणाली के आधार पर इन सभी व्यवहारों की हमने जर्नल में प्रविष्टियां बनाई थी। जर्नल में इन व्यवहारों को दर्ज किया था। किसके आधार पर? आधुनिक प्रणाली के आधार पर। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिस प्रकार आप आधुनिक प्रणाली के आधार पर जो प्रविष्टियां जर्नल में बनाते हैं, वो सेम प्रविष्टियां आप जब परंपरागत प्रणाली के आधार पर आप बनाएंगे तो वो सेम प्रविष्टियां ही बनेगी। तो प्रविष्टियां जो बननी है, प्रविष्टियां जो होनी है जर्नल में, वो तो वही होगी। फर्क एक आता है कि आप तरीका कौन सा यूज कर रहे हैं। तो तरीका आप आधुनिक प्रणाली भी कर सकते हैं और परंपरागत प्रणाली से भी कर सकते हैं। तो आधुनिक और परंपरागत प्रणाली में सिर्फ करने का तरीका अलग अलग है, बाकी जर्नल में जो प्रविष्टियां बनेगी वो सेम ही बनेगी। आपका आंसर जो होगा वो सेम ही होगा। तो देखिए, इसी प्रश्न को जो हमने लास्ट वीडियो में प्रश्न किया था आधुनिक प्रणाली के आधार पर, उसी प्रश्न को हम किसके आधार पर करेंगे? परंपरागत प्रणाली के आधार पर करेंगे। और आप देखेंगे कि जो प्रविष्टियां हमने आधुनिक प्रणाली के आधार पर बनाई थी, वो सेम प्रविष्टियां ही इस परंपरागत प्रणाली के आधार पर भी बनेगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहां पे हमने कहा कि निम्न व्यवहारों को जर्नल में दर्ज कीजिए। तो हम इन व्यवहारों को परंपरागत प्रणाली के आधार पर दर्ज करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब हमने आपको दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में आपसे चर्चा की थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जितने भी खाते होते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर खातों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया जाता है? सर, यहां एक होता है व्यक्तिगत खाता, एक होता है वस्तुगत खाता, और तीसरा होता है अवास्तविक खाता। और इन सभी खातों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी जब हमने दोहरा लेखा प्रणाली का वीडियो बनाया था। व्यक्तिगत खाता कौन सा होता है? जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था संबंधित होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। वस्तुगत खाता कौन सा होता है? सर, वे खाते जो संपत्तियों से संबंधित होते हैं। और अवास्तविक खाता कौन सा होता है? सर, जो संस्था की आय, खर्चे, लाभ और हानियों से संबंधित खाते होते हैं, वो अवास्तविक खाते होते हैं। और इन खातों के डेबिट क्रेडिट के नियम क्या थे? व्यक्तिगत खाते का नियम था, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, और देने वाले व्यक्ति को, देने वाले को क्रेडिट करो। जबकि आपका वस्तुगत खाते का नियम, वस्तुगत खाते को वास्तविक खाता भी कहा जाता है, और वस्तुगत खाते का नियम क्या था? सर, वस्तुगत खाते का नियम था, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। इसी प्रकार अवास्तविक खाते का नियम क्या था? अवास्तविक खाते का नियम था, सभी खर्चे और हानियां डेबिट हो जाती है, सभी आय
या फिर प्राप्तियां क्रेडिट हो जाती है। तो ये खातों के तीन प्रकार होंगे। किस प्रणाली के आधार पर सर? परंपरागत प्रणाली के आधार पर। और जब हम परंपरागत प्रणाली के आधार पर हम जनरल प्रविष्टियां बनाएंगे तो सबसे पहले प्रत्येक व्यवहार में प्रभावित होने वाले खातों को लिखा जाएगा, और प्रभावित होने वाले खातों का अब की बार जो वर्गीकरण करना है वो हमें व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक खाते के अंतर्गत उनका नेचर पता करना, उनकी प्रकृति पता करनी है, और उसके बाद हमें डेबिट क्रेडिट के नियम लगाने हैं। और लास्ट वीडियो में इस प्रश्न में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में इसी प्रश्न को हमने आधुनिक प्रणाली के आधार पर जब हल किया था तो उस समय हमने खातों को जो वर्गीकृत किया हुआ था वो एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, इन 5 भागों में हमने बांट रखा था। अब की बार हमें किस भागों में जो है परंपरागत प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटना? 3 भागों में, व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक। अब चलिए देखते हैं इस प्रणाली के आधार पर किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां करेंगे। देखिए, पहला व्यवहार है, राम ने 5 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो राम ने व्यवसाय प्रारंभ किया, तो राम और राम का व्यवसाय दोनों क्या होते हैं? पृथक पृथक माने जाते हैं। तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार ये दोनों अलग अलग हैं। तो राम ने जब व्यवसाय प्रारंभ किया तो व्यवसाय को उसने क्या दिया सर? 5 लाख रुपए दिए, यानी कि कैश दी। तो एक खाता बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। दूसरा, यहां पे राम ने जब व्यवसाय प्रारंभ किया तो व्यवसाय प्रारंभ करते समय उसने जो कैश लगाए थे, 5 लाख लगाए थे, उसके लिए कैश अकाउंट बन गया। और ये 5 लाख रुपए कैश इसने अपने व्यवसाय को दिया है, तो व्यवसाय को कैश देने वाला कौन है? राम है। और राम का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा खाता बनाते हैं सर? पूंजी खाता बनाते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट बनेगा। बताओ जरा, कैश क्या होती है सर? कैश एक संपत्ति होती है, इसलिए कौन से खाते में आएगी? वस्तुगत खाते में आएगी। तो ये कौन से खाते में आ गई सर? ये वस्तुगत खाते में आ गई। और वस्तुगत खाते के बाद ये जो है आपका वस्तुगत खाते का नियम क्या कहता है? आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो बताओ, इस व्यवहार को पढ़ के कैश आई या गई? तो सर आई या गई, ये किसके आधार पर देखना है? ये आपको व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखना है कि व्यवसाय में कैश आई है कि गई है। मालिक के दृष्टिकोण से नहीं देखना, व्यवसाय स्वामी के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे हम। किसके दृष्टिकोण से देखेंगे? व्यवसाय के दृष्टिकोण से। तो राम ने 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, इसका मतलब राम ने व्यापार में 5 लाख रुपए की कैश लगाई है। तो व्यापार को ये 5 लाख रुपए कैश मिली है, यानी कि व्यापार में कैश आई है। तो व्यापार में कैश आई तो आने वाली वस्तु को क्या करो? डेबिट करो। तो इसको हम क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा, कैपिटल कौन सा खाता है सर? आपके परंपरागत प्रणाली के आधार पर कैपिटल अकाउंट जो वो व्यक्तिगत खाता होगा। व्यक्तिगत खाता क्यों होगा? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ये कैपिटल जो है ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी राम के नाम की जगह हमने क्या लिखा है? कैपिटल लिखा हुआ है। तो कैपिटल खाता राम का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये व्यक्तिगत खाता है। और व्यक्तिगत खाता क्या कहता है? पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। आपको अपने व्यवसाय के दृष्टिकोण से सोचना है कि कोई व्यक्ति पाने वाला है या देने वाला। तो देखिए, राम ने व्यवसाय 5 लाख रुपए से प्रारंभ किया, इसका मतलब राम ने अपने व्यवसाय को 5 लाख रुपए कैश दी है, अपने व्यापार में 5 लाख रुपए कैश लगाई है। तो राम कौन हो गया? अपने व्यापार को कुछ दे रहा है, अपने व्यापार से उसने कुछ लिया नहीं है। तो राम कौन हो गया? देने वाला। और देने वाला राम है, राम की जगह किसका नाम लिखा? कैपिटल। तो राम देने वाला, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? देने वाले को क्रेडिट करो, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल राम का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, तो प्रविष्टि क्या बनाएंगे सर? कैश डेबिट हो रहा है। यहां पहले डेट का कॉलम बनेगा, ये आपका पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा, यहां पे अमाउंट लिखा जाएगा, यहां डेबिट अमाउंट लिखेंगे, यहां क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे आप, ऊपर लिख देंगे जर्नल ऑफ। किसका जर्नल बन रहा है सर? राम व्यापारी का नाम है, तो जर्नल ऑफ राम। सबसे पहले डेट लिखी जाएगी। डेट हमने प्रश्न में लिखी नहीं है, तो इसको नंबर देख लिख देंगे, इसका नंबर 1। इस नंबर 1 के व्यवहार में कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ है। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है। तो पहले जो डेबिट होना उसका नाम लिखेंगे कैश अकाउंट DR, थोड़ा स्पेस देंगे और यहां लिखेंगे 2। क्रेडिट वाले खाते का नाम लिखो, क्या कौन सा है सर? कैपिटल। तो यहां लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। ये आपकी प्रविष्टि बनी।
और इस प्रविष्टि का अगर आप नरेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे सर, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं विद कैश ₹5 लाख, अगर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां नरेशन लिखा आपने बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कितने रुपए का व्यापार था सर, 5 लाख रुपए व्यापार में कैश आई, तो आने वाली वस्तु होगी डेबिट। ये कैश व्यापार स्वामी राम ने दी, तो राम देने वाला है तो राम का खाता हो गया क्रेडिट, 5 लाख रुपए से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। दूसरा हम व्यवहार देखते हैं। दूसरे व्यवहार में 20,000 रुपए का फर्नीचर क्रय किया। तो जब आपने 20,000 का फर्नीचर क्रय किया है तो आपके व्यवसाय को क्या मिला सर, व्यवसाय को फर्नीचर मिला। और फर्नीचर जब आपने खरीदा तो 20,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा, तो व्यापार से कैश गई, तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। बताओ फर्नीचर और कैश दोनों व्यवसाय के लिए क्या सर, दोनों व्यवसाय के लिए संपत्ति है, इसलिए कौन से खाते में आएगी, वस्तुगत खाते में आएगी। तो ये दोनों कौन से खाते में आ गई सर, ये दोनों वस्तुगत खाते में आ गई, दोनों एक वस्तु है। और अब वस्तुगत खाते का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो बताओ इन दोनों में से कौन सी वस्तु व्यापार में आई, कौन सी गई सर, फर्नीचर हमने खरीदा है, क्रय किया है, तो फर्नीचर व्यापार में आया। और जब फर्नीचर खरीदा तो कैश हमने दे दिया, तो कैश व्यापार से गया, तो कैश फर्नीचर व्यापार में आया और आने वाली वस्तु को क्या करना है, डेबिट करना है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। कैश व्यापार से गई और जाने वाली वस्तु क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसमें कैश फर्नीचर डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट करना है तो हम लिखेंगे दूसरी प्रविष्टि, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट DR, थोड़ा स्पेस देंगे और यहां लिखेंगे टू। क्रेडिट किसे करना है सर, यहां कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब इसका व्यवहार का मूल्य कितना था सर, व्यवहार का मौद्रिक मूल्य था 20,000, तो 20,000 का फर्नीचर व्यापार में आया और 20,000 की कैश व्यापार से गई। अब इसका अगर नरेशन लिखना चाहो यानी कि इसकी डिटेल लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ये इसका नरेशन लिख सकते हैं आप। तो बीइंग फर्नीचर परचेज आपने ये एंट्री की, तो इस एंट्री को आप यहां लिख देंगे, तो नरेशन आ गया और एंट्री आ गई फर्नीचर टू कैश। चलिए तीसरा व्यवहार देख लेते हैं। तीसरे व्यवहार में क्या लिखा है, 40,000 रुपए का माल क्रय किया। चलिए माल क्रय किया, जब माल क्रय करते तो माल क्रय करने के लिए कौन से शब्दावली उपयोग में ली जाती है सर, माल क्रय किया तो परचेज को उपयोग किया जाता है, तो परचेज अकाउंट आएगा। और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा सर, दूसरा यहाँ पे हमने माल क्रय किया है, तो जब हमने माल खरीदा है तो कैश देना पड़ा, भाई रुपए तो देने पड़ेंगे ना, तो कैश व्यापार से गया, तो एक बनेगा कैश अकाउंट, तो एक बना परचेज अकाउंट और दूसरा बना कैश अकाउंट। बताओ जरा ये परचेज क्या है सर, परचेज व्यवसाय का एक खर्चा है और खर्चे किस में आते हैं, अवास्तविक खाते में, तो ये खाता तो हो गया आपका अवास्तविक, और अवास्तविक खाते में इसको क्या माना जाता है सर, परचेज को खर्चा माना जाता है, तो व्यवसाय का क्या है सर, ये खर्चा होता है व्यवसाय का, और खर्चों को हम क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं, इसलिए हमें परचेज अकाउंट को क्या करना है सर, डेबिट करना है। और दूसरा कैश, कैश व्यापार के लिए क्या सर, एक संपत्ति, और संपत्तियां किस में आती है सर, वस्तुगत खाते में आती है, तो ये खाता बनेगा वस्तुगत। कौन सा खाता बनेगा सर, ये वस्तुगत खाता बनेगा। वस्तुगत खाते का नियम क्या है सर, वस्तुगत खाता कहता है आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। जब आपने माल खरीदा तो माल खरीदा है तो ये कैश व्यापार में आया कि गया सर, माल खरीदा तो रुपए देने पड़े, मतलब कैश व्यापार से गया, तो ये कैश व्यापार से गई, और गई तो इसको क्या करना है, जाने वाली वस्तु को क्या करो, क्रेडिट करो, इसको क्रेडिट कर देंगे।
तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करना और कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो चलिए पहले लिखेंगे अपन परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR, थोड़ा स्पेस देंगे और लिखेंगे टू। क्रेडिट किसे करना है सर, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये आपने प्रविष्टि करनी है। और इसका नरेशन अगर आपको लिखना हो तो नरेशन आप क्या लिखेंगे सर, नरेशन हम लिखेंगे गुड्स परचेज क्या है, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन। और इस ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना था सर, 40,000 रुपए थे। तो माल खरीदा 40,000 और कैश गया 40,000। तो ये आपका तीसरा व्यवहार हो गया। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम जो प्रश्न कर रहे हैं ना, ये किस आधार पर कर रहे हैं सर, इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं परंपरागत प्रणाली के आधार पर, जिसमें खातों को वस्तुगत, व्यक्तिगत और अवास्तविक खाते के अंतर्गत क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। अगला व्यवहार देखिए, पढ़िए अगला व्यवहार और सोचिए थोड़ा कि क्या इसमें होना चाहिए, कौन कौन से खाते बनने चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, खाते वही बनेंगे, बस खातों को डेबिट क्रेडिट करने के लिए नियम बदल गए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। परंपरागत के नियम कुछ और तरीके से उपयोग में लाए जाते हैं और आधुनिक प्रणाली के नियमों कुछ और तरीके से उपयोग में लाया जाता है। प्रभावित होने वाले खाते वही होंगे, लास्ट में जो आपकी जर्नल में प्रविष्टियां होगी वो भी वही होगी, लेकिन डेबिट क्रेडिट करने के लिए जो आपका तरीका है वो बदल गया बस। देखिए चौथा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, 50,000 का माल हरी से क्रय किया, बताइए क्या करेंगे, सोचिए। 50,000 का माल क्रय किया, तो जब माल खरीदा, माल क्रय किया, तो सर माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट तो बनना ही चाहिए। चलिए परचेज अकाउंट बना देते हैं। दूसरा, माल खरीदा है तो कैश अकाउंट बनाए क्या, नहीं सर, क्योंकि यहां पे हरी का नाम दिया हुआ है, हमने हरी से माल क्रय किया। तो हरी से माल क्रय करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हरी का खाता बनेगा, क्योंकि यह ट्रांजैक्शन अभी पूरा नहीं हुआ। तो एक अकाउंट बनेगा किसका, परचेज का, दूसरा बनेगा हरी का अकाउंट, हरीज अकाउंट। बताओ जरा परचेज क्या है सर, परचेज व्यवसाय का एक खर्चा होता है, खर्चा होता है, इसलिए हमें किस खाते में ले जाना, अवास्तविक खाते में। तो ये चला जाएगा अवास्तविक खाते में चला जाएगा। दूसरी तरफ हरी, हरी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसको कौन से खाते में लेंगे सर, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत इसको शामिल करेंगे, ये आ जाएगा व्यक्तिगत खाते में आ जाएगा। अब बताओ जरा कि परचेज एक अवास्तविक खाता है और अवास्तविक खाते में हमारे लिए क्या एक खर्चा होता है, और आप अवास्तविक खाते में खर्चे को क्या करते हैं सर, खर्चा डेबिट हो जाता है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ हरी का अकाउंट बनाया आपने, तो हरी कौन, एक व्यक्ति है। अब आपको व्यक्तिगत खाते में क्या देखना है, पाने वाला व्यक्ति है कि देने वाला व्यक्ति है, व्यापार को कुछ दे रहा है कि व्यापार से कुछ ले रहा है। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, 50,000 का माल हरी से क्रय किया, तो आपने हरी से माल खरीदा है, अभी भुगतान थोड़ी किया आपने उसको, माल ही तो खरीदा है। तो हरी ने आपके व्यापार को माल दिया है, तो देने वाला हो गया हरी, हरी कौन हो गया, देने वाला। तो ये हरी साहब देने वाला है, और देने वाला है तो इसे क्या करेंगे सर, इसको क्रेडिट करेंगे, तो इसको हमें क्रेडिट कर देना है अगर ये देने वाला है तो इसके आधार पर क्या प्रविष्टि बन रही है, देखिए परचेज अकाउंट यहां डेबिट हो रहा है और हरी अकाउंट यहां क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज को डेबिट करेंगे, हरी को क्रेडिट करेंगे, तो प्रविष्टि क्या बनेगी, परचेज पहले जो डेबिट हो रहा है उसे लिखेंगे परचेज अकाउंट DR, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे यहाँ पे टू, क्या लिखेंगे टू में, हरी को क्रेडिट करना है सर, तो टू हरीज अकाउंट, टू हरीज अकाउंट, ये प्रविष्टि बनेगी। और इस प्रविष्टि का अमाउंट कितना है सर, 50,000 रुपए का माल हरी से किया, तो परचेज में आ गया 50,000, यानी खर्चा हो गया 50,000 रुपए का। और दूसरी तरफ हमें हरी को कितना भुगतान करना है फ्यूचर में सर, 50,000 का भुगतान करना है फ्यूचर में हरी को। तो ये प्रविष्टि होगी। इसका अगर नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, तो ये हो गई व्यवहार की प्रविष्टि। पांचवा व्यवहार देखिए क्या है,
पांचवा और लास्ट व्यवहार है आपका, रुपए 25,000 का माल मदन से नगद क्रय किया। कौन कौन से खाते बनेंगे? सर हमने माल खरीदा है, तो माल खरीदा है तो परचेज खाता तो बनेगा ही बनेगा भाई। और परचेज व्यवसाय के लिए क्या सर? खर्चा है, और खर्चे को अवास्तविक खाते में लेते हैं, तो सर ये अवास्तविक खाता है, और इसलिए और अवास्तविक खाते में भी क्या सर? ये खर्चा होता है व्यापार के लिए, और खर्चा होता है तो खर्चे को क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट को तो डेबिट ही करना है आपको। दूसरी तरफ देखिए, आपने माल मदन से नगद क्रय किया, तो जब नगद माल खरीदा तो मदन के खाते को दर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ पे सर ऊपर वाले व्यवहार में जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ था तो हमने उस व्यक्ति का नाम लिखा था, लेकिन इसमें व्यक्ति का नाम दिया तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? देखिए, ऊपर वाले व्यवहार में बोला था कि माल हरि से क्रय किया, ये थोड़ी बोला था कि उसको हमने नगद भुगतान कर दिया। तो हरि से माल नगद क्रय किया था, उसको भुगतान तो किया नहीं अभी तक, इसलिए हरि का खाता बना था। लेकिन यह बोल रहा है कि 25,000 रुपए माल नगद मदन से नगद खरीदा, मतलब माल खरीदा और उसको नगद भुगतान कर दिया मदन को। अब मदन से क्या लेना देना भाई आपको? जब आपने मदन से माल खरीदा और उसको नगद भुगतान भी कर दिया तुरंत, तो हरि मदन को दर्ज क्यों करना है? तो यहाँ मदन का खाता नहीं बनेगा। हरि के नाम के साथ नगद नहीं था, वहां ये नहीं लिखा था कि नगद खरीदा। अगर हरि के नाम के साथ लिखा होता कि नगद खरीदा तो भी हरि का भी खाता नहीं बनाते। तो हरि से माल खरीदा, इसका मतलब तो ये था कि उससे उधार में माल खरीदा, और यहाँ मदन से माल खरीदा और वो भी नगद खरीदा, इसका मतलब मदन से माल खरीद के उसको पैसा दे दिया, तो मदन से फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं रह गया, इसलिए मदन का खाता दर्ज नहीं करेंगे। हमने नगद माल खरीदा है तो कैश खाता आएगा। कौन सा खाता आएगा? कैश खाता। तो यहाँ पे रोकड़ खाता दर्ज करेंगे नहीं, कैश अकाउंट। अब बताओ जरा, कैश व्यापार के लिए क्या है? सर कैश व्यापार के लिए संपत्ति है। संपत्ति किस खाते में आती है? वस्तुगत खाते में। तो ये कौन से खाते में चली गई सर? ये वस्तुगत खाते में चली गई। वस्तुगत खाते का नियम क्या कहता है सर? आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। देखो, आपने माल खरीदा, और जब माल खरीदा तो आपको नगद भुगतान करना पड़ गया, तो ये आपके व्यापार से कैश क्या होगी? गई। और कैश गई तो इसे क्या करेंगे? जाने वाली वस्तु क्रेडिट करो, इसे आप क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो बताइए यही करना है क्या सर? हाँ सर बिल्कुल, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चलिए परचेज को डेबिट कर दीजिए। तो लिखो यहां पे परचेज अकाउंट DR, थोड़ा स्पेस दो और यहां लिखो 2। क्या लिखेंगे यहां पे? जिसको क्रेडिट करना है। किसे क्रेडिट करना है सर? कैश को क्रेडिट करना है। तो लिखो यहां पे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितने का व्यवहार था सर? 25,000 का व्यवहार था। लिखो यहां पे 25,000 रुपए। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम मदन। अब यहां पे इतना लंबा चौड़ा ये नरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उधार में तो खरीदा नहीं है ना मदन से, तो आप इतना भी लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज, इतना लिख के भी छोड़ सकते हो। पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम मदन। मदन से आपने नगद में माल खरीदा, तो इतना भी ना लिख के अगर इतना भी लिख देते हो ना, बीइंग गुड्स परचेज, तो भी चलेगा, क्योंकि मदन से हमने उधार में नहीं खरीदा है, पैसा दिया और माल खरीदा, तो मदन का नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे मदन नाम लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, फॉर कैश भी लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है सर, यहाँ में ये प्रविष्टि बनानी है, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, लास्ट में जब एंट्रीज कंप्लीट होगी तो आपको टोटल लगा देना है। यहां लगा देंगे अपन ग्रैंड टोटल, लगाइए टोटल। टोटल तो आपको जनरल प्रविष्टि में हमेशा लगाना ही है। 25 ये है, 50 ये, 75, 90 और ये हो गया आपका 1,10,000, 1,35,000, 6,35,000। इधर का टोटल आ रहा है 6,35,000 डेबिट साइड का, और जो डेबिट का है वही टोटल क्रेडिट में आना चाहिए। देखिए 20 और 40 60, 60 और 50 110, 110 और 25 110 25 135, 135 5 लाख के 1 लाख 5 लाख 135, 6,35,000 ही हो रहा है। तो दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आएगा। टोटल तो आपको हमेशा लगाना, चाहे आपने परंपरागत प्रणाली से प्रश्न को किया हो या फिर आपने आधुनिक प्रणाली के आधार पर किया हो। तो देखिए ये जो प्रश्न हमने कल आधुनिक प्रणाली के आधार पर किया था, उसी प्रश्न को आज हमने परंपरागत प्रणाली के आधार पर भी किया है। और आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं
कि जो यहां पे आंसर आ रहा है, यहां जो जर्नल एंट्री परंपरागत के आधार पर हो रही है, यही सेम जर्नल एंट्री हमने आधुनिक प्रणाली के आधार पर भी की थी। तो आधुनिक प्रणाली के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां सेम बनेगी, चाहे आप आधुनिक प्रणाली का उपयोग कर रहे हो, चाहे आप परंपरागत प्रणाली का उपयोग कर रहे हो, जर्नल प्रविष्टियां एक जैसी बनेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। बस फर्क कहां आ रहा है सर, यहां इनको प्रविष्टि करने का जो नियम है वो थोड़े से बदल गए हैं। वहां पे खातों का वर्गीकरण कुछ अलग था, यहां खातों का वर्गीकरण अलग होता है। यहां प्रविष्टि को बनाने का नियम अलग है, वहां प्रविष्टि बनाने का नियम अलग था। तो आपको दोनों ही विधियों से जर्नल प्रविष्टियां बनाना आना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन आपने इन दोनों में एक बात देखी होगी कि आधुनिक प्रणाली से प्रविष्टियां करना थोड़ा सा आसान रहता है इसके तुलना में, किसके तुलना में, परंपरागत प्रणाली की तुलना में। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको मैंने क्या बताया है अभी, हमने आपको आधुनिक प्रणाली के आधार पर और परंपरागत प्रणाली के आधार पर प्रविष्टियां किस प्रकार बनाई जाती है, दोनों प्रणालियों के आधार पर प्रविष्टियां बनाना बता दिया है। अब इन दोनों में आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और व्यवहारों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।